कि मैं फिर ये रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। सर। जी जी। हम मुझे आपने अब नेक्स्ट जो कहा था वो था दैट वाज हमारा जो था वो था जी इंटीजर प्रोग्रामिंग और ट्रांसपोर्टेशन। जी, ये दो चैप्टर्स बिल्कुल रहते हैं। जी। सो अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम जो है वो असाइनमेंट प्रॉब्लम्स बेसिकली से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आप असाइनमेंट से, ठीक है ठीक ठीक है, है। सो अच्छा। हम पहले असाइनमेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे एंड देन फिर हम ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसशिपमेंट और देन फिर इंटीजर प्रोग्रामिंग की तरफ चले जाएंगे। ठीक हो गया जी, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसलेट। बिल्कुल। रीजन इसकी ये है क्योंकि जो असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली दे आर द स्पेशल केसेस ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग। अच्छा। एक्चुअली एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसशिपमेंट जो है वो स्पेशल केस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग है। असाइनमेंट प्रॉब्लम आप कह सकते हो दिस इज द स्पेशल केस ऑफ इंटीजर प्रोग्रामिंग। स्पेशल केस ऑफ इंटीजर प्रोग्रामिंग, जी। ठीक। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बट क्योंकि इसके कुछ बेसिक लेवल पे इसके कुछ स्पेशल के है एल्गोरिदम्स हैं तो इस वजह से हम इसको पहले डिस्कस कर रहे हैं जो कि काफी सिंपल भी है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। ठीक है जी। ओके तो लेट्स स्टार्ट विद द असाइनमेंट प्रॉब्लम के असाइनमेंट प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। ओके जो बेसिक हमारे पास जब हम असाइनमेंट प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हम इसको कह देते हैं कि इट्स अ स्पेशल केस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है। जी जिसमें जी। आपने क्या करना होता है कि आपने बेसिकली किसी भी कोई मल्टीपल जॉब्स को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के पर्सपेक्टिव से असाइन करना होता है। बट एक चीज जो मेक श्योर करनी होती है असाइनमेंट प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके पास जो है वो स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। स्क्वायर फॉर्म से मुराद ये है कि जितनी नंबर ऑफ जॉब्स हो उतने ही नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हो। ठीक है। ठीक। या हम इसको ये कह सकते हैं कि जितनी नंबर ऑफ टास्क आपने परफॉर्म करनी है उतनी ही नंबर ऑफ मशीन्स हो। सो बेसिकली एम और एन, एम रोज और एन कॉलम्स जो है दे मस्ट बी इक्वल। ठीक है। अगर वो ठीक। अनइक्वल है तो वो स्पेशल केसेस में आ जाता है। सो उसको भी हम देखेंगे कि उसको आप कैसे डील कर सकते हो। बट जनरली जो आइडियल सिनेरियो है उसमें ये कहा जाता है कि the number of you can say tasks or the number of rows must be equal to one number of columns जिसको हम we can say the machines। ठीक है। ओके अब मैं यहाँ पे मैंने लिखा तो ये है कि दिस इज द क्लास ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग बट मैंने आपको बताया कि असाइनमेंट प्रॉब्लम एक्चुअली आप कह सकते हो इट्स अ पार्ट ऑफ द इंटीजर प्रोग्रामिंग स्पेशल केस ऑफ द इंटीजर प्रोग्रामिंग। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डिसीजन वेरिएबल होगा जिसको हम कहेंगे एक्स आई जे। सो आई हमारा अगर है टास्क तो जे हमारी क्या होगी मशीन। तो हम ये कह रहे हैं कि टास्क आई मस्ट बी असाइन टू मशीन जे। ठीक है जी। तो वो एक्स आई जे की वैल्यू जो होगी ना या तो वो आपके पास क्या होगी वन होगी या क्या होगी जीरो होगी। ठीक है। अच्छा। सो जीरो वन होगा मसलन इस ये वाली जॉब इस मशीन को असाइन करनी है या नहीं करनी। ये वाला पर्सन को जो है इस प्रोजेक्ट को असाइन करना है या नहीं करना। सो यस नो होगा जिसको हम कहते हैं जीरो वन। सो दैट मीन आपकी वेरिएबल की वैल्यू आइदर जीरो होगी आइदर वन। गॉट इट। हाँ जी जी। हकीम भाई, इसको बाइनरी भी बोला जाता है? बिल्कुल बाइनरी भी बोला जाता है जिसमें जो इंटीजर प्रोग्रामिंग की वन ऑफ फॉर्म है जिसको हम कहते हैं बाइनरी इंटीजर प्रोग्रामिंग। अच्छा ठीक ठीक है। ठीक है। सो जो मेन वेरिएबल का जो वैल्यू होगी वो जीरो वन की सेंस में आती है बट क्योंकि इसके अपना एक स्पेशल एल्गोरिदम अवेलेबल है तो हम उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज देखेंगे। आपकी बुक में भी आई थिंक वो मेंशन है हंगेरियन मेथड उसको हम कहते हैं। जी जी, मेंशन है बिल्कुल। ठीक है जी। सो उस हंगेरियन मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है वो जॉब्स को वर्कर्स को या आप कह सकते हो टास्क को मशीन को या कोई पर्टिकुलर पर्सन को कोई प्रोजेक्ट को असाइन करना हो तो उस पर्पज के लिए हम इस एल्गोरिदम को यूज करते हैं। ठीक है। ठीक। जी।
ओके, ये लास्ट लाइन में मैंने लिखा हुआ है कि एन असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी व्यूड एज अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जब आप असाइनमेंट प्रॉब्लम है तो असाइनमेंट प्रॉब्लम हम कहते हैं कि आपके पास जो आईज हैं दैट इज अ रोज, ठीक है, जेज जो है दैट इज अ कॉलम्स, राइट। ठीक। आई जो रोज हैं वो कुड बी जॉब्स हैं, कुड बी मशीन्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि आई जो है वो मशीन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे असाइनमेंट प्रॉब्लम में तो ऑब्वियसली हमने कहा कि ईच मशीन को हमने वन जॉब असाइन करनी है, तो रो का जो सम होगा वो वन होगा। रो इस केस में मशीन हुई। अब ऑब्वियसली कि आप क्योंकि एक मशीन को एक ही टास्क असाइन कर सकते हैं, बेशक आपके पास जो टोटल 10 टास्क हैं और 10 ही मशीन्स हैं, तो आप एक मशीन को एक वक्त में एक ही टास्क असाइन कर सकते हो, 10 के 10 नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द जी। असाइनमेंट एल्गोरिथम, ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक। ठीक है। बहरहाल इस लाइन को मैं जब हम ट्रांसपोर्टेशन वाला डिस्कस करते हैं ना तो मजीद मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो फिलहाल हम क्या कह रहे हैं, हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को कह रहे हैं, हमने क्या कहा कि दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, बट एक्चुअली इट्स इज अ स्पेशल केस ऑफ इंटीजर प्रोग्रामिंग, क्योंकि इंटीजर प्रोग्रामिंग भी लीनियर प्रोग्रामिंग का ही हिस्सा है। डिफरेंस क्या है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में जो डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं वो फ्रैक्शंस में आ सकती हैं, बट इंटीजर में वो फ्रैक्शन में नहीं, प्योर इंटीजर नंबर होना चाहिए, जी ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि असाइनमेंट प्रॉब्लम में हमने कहा कि डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू या वन होगी या जीरो होगी, सो दैट इज पार्ट ऑफ द इंटीजर, जिसको हम बाइनरी इंटीजर या जीरो वन इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक। ठीक है जी। सो जनरली असाइनमेंट प्रॉब्लम में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्ट टोटल असाइनमेंट कॉस्ट या टू मिनिमाइज द टाइम, ठीक है, दैट इज द जेनेरिक ऑब्जेक्टिव इन असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। टोटल टाइम। ठीक। ओके, सो ये अब उसकी जेनेरिक फॉर्म इंडिकेट की गई है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैंने क्या ले लिया, वी हैव एम जॉब्स, मीन रोज में हमने उसको मेंशन कर दिया, ठीक है। और वी हैव द एम ऑपरेटर्स, उनको हमने कॉलम में रिप्रेजेंट कर दिया। सो आई जो है वो रोज को इंडिकेट कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द जॉब्स, और जे जो है वो ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द कॉलम, ठीक है। ऑपरेटर्स। ठीक। ओके, और मैंने यहाँ पे क्योंकि T11 T12 रिप्रेजेंट किया, सो दैट इज बेसिकली मैं रिप्रेजेंट यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर टाइम को कर रहा हूँ। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं कौन से ऑपरेटर को कौन सी जॉब असाइन करूं कि मेरा ओवरऑल तमाम की तमाम जॉब्स का जो टाइम है वो मिनिमम से मिनिमम हो, दैट्स माय अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ठीक। 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 ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है मतलब टू आखिर। टू मिनिमाइज द टोटल टाइम, टू मिनिमाइज द टोटल प्रोसेसिंग टाइम, ठीक। जी ठीक जी। है, ये लिखा। ओके, सो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, लाइक आपके पास वो क्या कह रहे हैं कि हम जॉब्स ऑपरेटर्स को असाइन करना चाह रहे हैं, सो हमारा ऑब्जेक्टिव कुड बी द टू मिनिमाइज द प्रोसेसिंग टाइम हो सकता है, या टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट भी हो सकता है। हम कह रहे हैं कि हमने कोई प्रोग्राम डेवलप करना है, तो हम प्रोग्रामर को कौन सा प्रोग्राम डेवलप करने के लिए कहें कि हमारा प्रोसेसिंग टाइम मिनिमाइज हो जाए। सो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी। अच्छा। हमने ऑपरेटर मशीन को असाइन करनी है कि कौन सा ऑपरेटर कौन सी मशीन को असाइन किया जाए, हमारी प्रोसेसिंग टाइम जब वो मिनिमम आ जाए। कौन से ड्राइवर जो है वो कौन से रूट पे असाइन किए जाएं कि टोटल ट्रेवल टाइम मिनिमाइज हो जाए। कौन से सब्जेक्ट्स कौन से टीचर्स को असाइन कर दिए जाएं कि सब्जेक्ट पास परसेंटेज इंक्रीज हो जाए, अच्छा। ठीक। ठीक है जी। सो ये डिफरेंट हमारे पास एग्जांपल्स हैं जहां पे हम इस एल्गोरिदम को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या कह रहे हैं, हम इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहे हैं, सो हम कह सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्म में, बट जैसे हमने कहा क्योंकि इसकी डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू 0 1 होगी, सो हम इसको कहेंगे दिस इज एज अ 0 1 प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और यू कैन से द बाइनरी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है जी। ठीक। सो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, C11 X11। सो यहाँ पे हम कॉस्ट परस्पेक्टिव से लिख रहे हैं, सो यू कैन राइट इट एज अ टाइम परस्पेक्टिव एज वेल, जैसे जैसे हम कह सकते हैं T11 X11 प्लस T12 X12 एंड सो ऑन, ठीक है जी।
जी जी ठीक। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन और दिस इज कंस्ट्रेंट्स क्या है कि ईच रो मीन ईच जॉब जो है वो क्योंकि एक ही मशीन को असाइन की जा सकती है, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू वन। जी ठीक है, सो सिमिलरली ईच मशीन को क्योंकि एक ही जॉब असाइन की जा सकती है, इसलिए ये वन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, दिस एंड दिस, सो द फर्स्ट टू। सो इसमें बेसिकली क्या मेंशन किया गया है कि अगर आप यहाँ पे देखो जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट मेंशन दैट इज j इज इक्वल टू 1 टू m, सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू j, और j हमने किसको कहा था, j हमने कहा था टू द ऑपरेटर्स, कि ठीक। ईच ऑपरेटर को हम एक ही जॉब असाइन कर सकते हैं, सो इसलिए हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या इक्वल टू वन, और हम सम भी ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। सो इस कंस्ट्रेंट का मतलब है कि एक ऑपरेटर को एक ही जॉब असाइन की जा सकती है। अच्छा ठीक ठीक हो है, गया। और इस कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है, क्योंकि दिस इज आई वन टू एम है और इज इक्वल टू वन है, इसका मतलब ये है कि एक जॉब जो पर्टिकुलर जॉब है वो एक ही ऑपरेटर को असाइन की जा सकती है। हम्म, ठीक है, ठीक जी। ठीक है। सो बेसिकली इस फॉर्म, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है और इसी को हमने ओपन करके लिखा हुआ है, और इन द एंड हमने लिखा हुआ है कि एक्स आई जे मस्ट बी आइदर जीरो और वन और ठीक। ऑल आई जे। ठीक है, कि ये या जीरो हो सकता है या वन हो सकता है। एक क्वेश्चन है हकीम भाई, ये जो ऊपर एक्स आई जे इक्वल टू वन है फॉर आई इज इक्वल टू वन टू एम, जी ये जी, हम ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। जे जो जे वाला है, जे क्योंकि हमने मेंशन किया हुआ है कॉलम में, तो वो ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ। जो आई है वो जॉब को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वहां पे कहने का मकसद ये है कि हम ये कह रहे हैं कि फॉर ईच ऑपरेटर देयर मस्ट बी वन जॉब आउट ऑफ एम। देयर मस्ट बी वन जॉब, ठीक ठीक ठीक। है, सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि फॉर जो ईच जॉब है दैट मस्ट बी असाइन टू अ सिंगल ऑपरेटर, यानी कि एक सिंगल। जॉब हम एक ही ऑपरेटर को असाइन कर सकते हैं। सो आउट ऑफ एम जॉब्स वी मस्ट असाइन वन जॉब टू वन ऑपरेटर आउट ऑफ एम। ठीक। ठीक है, ठीक। ओके। सो अब हमने क्या करना है जी, हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल किस्म का एल्गोरिदम अवेलेबल है जिसको हम एरियन मेथड या फ्लर्ट्स टेक्निक भी कहते हैं। ओके, अच्छा जी। सो उसके ये हमारे पास स्टेप्स अवेलेबल है। बेसिकली हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने इनिशियल टेबल डेवलप करना होता है जिसको हम कॉस्ट टेबल या टाइम टेबल कह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर ऑब्जेक्टिव। ओके, ठीक। सो एट अ फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हमने रो मिनिमम मैट्रिक्स और कॉलम मिनिमम मैट्रिक्स कैलकुलेट करना होता है। रो मिनिमम मैट्रिक्स का मतलब ये है कि आपने जो आपका वो मैट्रिक्स बना हुआ है, आपने ईच रो में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको पिक करना है और रो के तमाम एलिमेंट्स में से वो स्मॉलेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक। और सेकेंड हमने क्या करना है काम, कि जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आया होगा उसमें से आपने कॉलम वाइज मिनिमम नंबर पिक करना है और कॉलम के हर एलिमेंट में से वो मिनिमम नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना है। अच्छा जी। ठीक है, दैट इज स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू में हम क्या करते हैं कि हमने आइडेंटिफाई करना होता है जीरोस को इन रोज एंड कॉलम्स, और हमने ऐसे लाइन को ड्रॉ करना होता है कि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कवर हो जाए विद द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। मैक्स, अच्छा ठीक। ठीक है, और वो लाइन जो आपने ड्रॉ करनी है, आइदर यू कैन ड्रॉ इट हॉरिजॉन्टली और आइदर यू कैन ड्रॉ इट वर्टिकली, डायगोनली नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है कि जीरोस मैक्सिमम कवर हो जाए। ठीक। ठीक है जी, सो लेट्स एग्जांपल करते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। सपोज ये एक एग्जांपल है जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं और 3 प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं। हमने ये डिटरमिन करना है कि हम कौन से प्रोजेक्ट मैनेजर को या पर्सन को कौन सा प्रोजेक्ट असाइन करें कि हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी। सो इस वक्त हमारे पास डाटा अवेलेबल है जिसमें हमें कहा गया है कि अगर हम एडम्स को प्रोजेक्ट 1 असाइन करते हैं तो हमें कॉस्ट आएगी $11। एडम्स को अगर हम प्रोजेक्ट 2 असाइन करते हैं तो हमें $14 कॉस्ट आएगी, अगर एडम्स को थर्ड प्रोजेक्ट असाइन करते हैं तो $6।
इसी तरीके से ब्राउन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी तरीके से कूपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो स्टेप नंबर 1 क्या है? नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रो मिनिमम मैट्रिक्स, या फिर जिसको हम सॉरी इनिशियल टेबल, हमने उसको एज इट इज लिख लिया। ओके, एज इट इज हमने लिख लिया। अब हम क्या कह रहे हैं? हम रो मिनिमम मैट्रिक्स या रो रिडक्शन मैट्रिक्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, रो रिडक्शन मैट्रिक्स या रो मिनिमम मैट्रिक्स हमने क्या करना है? लाइक जैसे फर्स्ट रो है, इस पूरी रो के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या है? 6। ठीक है जी, और सेकंड में मिनिमम क्या? 8। थर्ड में क्या है? मिनिमम 7। तो हम फर्स्ट रो में से जो इसके मिनिमम नंबर था 6, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम ईच एलिमेंट। 11 माइनस 6, 14 माइनस 6, 6 माइनस 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 580। ठीक है जी, सो वो हमारे पास क्या आ गया? 580। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? सेकंड रो में से मिनिमम क्या? 8 माइनस करेंगे तमाम में से, तो क्या आ जाएगा? 8 माइनस 8, 10 माइनस 8, 11 माइनस 8, सो दिस बिकम 0 2 3। और इसी तरीके से थर्ड क्या बन जाएगा? 9 माइनस 7, 12 माइनस 7, 7 माइनस 7, सो 250। ठीक है जी, सो दैट इज आवर रो रिडक्शन मैट्रिक्स। ओके, अब हमने क्या करना है? इस रो रिडक्शन मैट्रिक्स को यूज करना है और हमने कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स डेवलप करना है। सो कॉलम रिडक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि ईच कॉलम में से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको पिक करेंगे और कॉलम के तमाम एलिमेंट्स में से माइनस करेंगे। सो फर्स्ट कॉलम में मिनिमम क्या है? 0। सो जब 5 माइनस 0, 0 माइनस 0, 2 माइनस 0, तो वो एज इट इज रहेगा। सेकेंड कॉलम में मिनिमम क्या है? 2। सो 8 माइनस 2, 2 माइनस 2, 5 माइनस 2। और थर्ड में क्या है? 0, सो वो भी एज इट इज रह जाएगा। सो दैट इज द कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स। ठीक है जी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि अब आपने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ऐसे लाइंस को ड्रॉ करने हैं कि आपके जो मैक्सिमम जीरोस है वो कवर हो। ठीक है, सो वो हम क्या कर सकते हैं कि लाइक करने को तो मैं क्या कर सकता हूँ कि ये वाला कॉलम भी गया, ये वाला कॉलम भी गया और ये वाला कॉलम भी गया, बट दैट्स रॉन्ग। आपने क्या करना है? ऐसे लाइन को ड्रॉ करना है कि मैक्सिमम जीरोस वो कवर करे। सो लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस रो को क्रॉस आउट करता हूँ तो मैं मैक्सिमम जीरोस कवर कर रहा हूँ। सही, बिल्कुल। इस वाले कॉलम को अगर मैं क्रॉस आउट करता हूँ तो मैं मैक्सिमम जीरोस कवर कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। ठीक है, तो वो हमारे पास ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बन गई। जी बिल्कुल ठीक। बेसिकली ये हम लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? टू टेस्ट वेदर द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज अचीव्ड और नॉट। क्लियर? हाँ जी बिल्कुल। तो इसमें हम ये 2 लाइंस लगा सकते हैं या एक? नहीं, ऑब्वियसली आपने हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली लाइन ड्रॉ करनी है एज मच एज पॉसिबल, बट एज मच। अच्छा। आपने जो लाइन ड्रॉ करनी है वो ऐसे ड्रॉ करनी है कि विद द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस यू शुड कवर द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। अच्छा ठीक, जीरो सारे कवर करने। बिल्कुल, सारे के सारे जीरोस कवर करने हैं। लाइक जैसे अगर हमने, जैसे मैंने को पहले बताया कि करने को तो मैं इस कॉलम को क्रॉस कर दूं, फिर इस कॉलम को क्रॉस कर दूं क्योंकि इसमें जीरो है, और इस कॉलम को भी क्रॉस कर दूं, बट दैट्स रॉन्ग। हमने क्या कहा? हमने विद द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस वी शुड कवर द मैक्सिमम जीरोस, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग क्रॉस दिस वन, क्रॉस दिस वन। जी बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। ओके, अब बेसिकली इस लाइन को ड्रॉ करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये चेक कर सके कि क्या हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन पे पहुंच गए हैं या नहीं। अब ऑप्टिमम सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? इफ द नंबर ऑफ लाइंस जो हमने ड्रॉ की है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इज इक्वल टू द ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर मैट्रिक्स का क्या मतलब है? यहाँ पे बेसिकली आप ये कह सकते हो कि क्योंकि ये हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में हम लेके चलेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम में, सो 3/3 है, तो इट मीन इसका ऑर्डर क्या आ गया? 3। जी बिल्कुल। ठीक है, सो अगर तो आपकी नंबर ऑफ लाइंस इक्वल है ऑर्डर मैट्रिक्स के, सो वी विल से वी गेट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। सो यहाँ पे हमने क्या ऑप्टिमम सॉल्यूशन अचीव कर लिया? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑर्डर मैट्रिक्स क्या है? 3, बट द नंबर ऑफ लाइंस इज 3।
So if the number of lines is less than or equal to the order matrix, that indicates we didn't get the optimum solution. So हमने क्या ठीक है। करना है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करना है। अगर तो ये लाइन आपके उसके इक्वल आ जाती तो हम कहते ओके वी गॉट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, अब हम असाइन कर सकते हैं वैल्यूज, बट अभी हमने ऑप्टिमम सॉल्यूशन अचीव नहीं किया। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जो अनकवर्ड वैल्यूज हैं लाइक 5 6 2 3, जो अनकवर्ड वैल्यूज हैं उन अनकवर्ड वैल्यूज में से आपने स्मॉलेस्ट नंबर को पिक करना है विच इज 2। ठीक है जी। और उस नंबर को पिकअप करते हुए आपने तमाम जो अनकवर्ड वैल्यूज हैं उसमें से माइनस कर देना है, मसलन 2 - 2 3 - 2 5 - 2 6 - 2। ठीक है। और जो सिंपल कवर्ड है उनको एज इट इज रहने देना है, मतलब जैसे ये 0 सिंपली कवर्ड है, इनको एज इट इज रहने देना है। बट जिस एलिमेंट पे आपकी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो उसमें उस स्मॉलेस्ट नंबर को आपने ऐड कर देना है। ठीक है जी। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 - 2 0 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, 6 - 2 4 हो जाएगा, 5 - 2 3 हो जाएगा। ये जीरोस एज इट इज रहेंगे, ये भी 0 एज इट इज रहेगा, ये भी 0, बट 3 + 2 5 हो जाएगा। सो वी गेट द मैट्रिक्स। ठीक है जी। ओके, इसको हमने क्या कह दिया, दैट इज कॉल्ड एज रिवाइज्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल या रिवाइज्ड मैट्रिक्स। सही। ठीक है जी। अब हमने दोबारा लाइंस ऐसे ड्रॉ करनी है कि वी शुड कवर द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। सो आइदर वी कैन से मैं मैक्सिमम 2 जीरोस रोज या कॉलम्स में से कर सकता हूँ। मैं इसको कर लूं कट, थर्ड रो कॉलम को, मैं सेकंड रो को कर लूं तो मेरे पास ये सिंगल जीरो फिर बचता है। अब आपकी मर्जी है, चाहे इस तरह से कट कर दें, चाहे इस तरह से ऊपर की तरफ कट कर दें। ठीक है। सो मैंने कुछ इस तरह से कट कर दिया। ठीक होगी जी। ठीक है जी। 9 ऑर्डर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइंस विच वी हैव ड्रॉन। 3 नंबर ऑफ लाइंस 3 हो गई। बिल्कुल, नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू ऑर्डर मैट्रिक्स आ गई है। ऑर्डर मैट्रिक्स हमारे पास 3 था, सो दैट मीन वी गॉट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। कि भाई मेरा इस यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो पीछे है हम वहां पर भी तो ऑर्डर मैट्रिक्स के इक्वल खुद से कर सकते थे, लेकिन आपने कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कट होने चाहिए। जी, मैंने कहा कि आपने तमाम के तमाम जीरोस को कवर करना है विद द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। मिनिमम, वरना हम शुरू में ही 3 लाइंस लगा के जिस तरह आपने कहा कर सकते, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, बट दैट वाज रॉन्ग, क्योंकि वो आपका फिर ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। मे बी फिजिबल हो बट ऑप्टिमम नहीं होगा वो। अच्छा, ठीक हो गया। सो ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि इस एल्गोरिथम के अंदर ये सबसे ट्रिकी पार्ट है कि आपने विद द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस यू शुड कवर द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, वरना फिजिबल आ जाएगा, ऑप्टिमम पे हम नहीं पहुंच। जी जी, माइट भी वो फिजिबल हो बट ऑप्टिमम नहीं होगा। सही हो गया, बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। ओके, अब हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो गई है ऑप्टिमैलिटी की, के नंबर ऑफ लाइंस जो है वो ऑर्डर मैट्रिक्स के इक्वल आ गए हैं। सो नाउ वी कैन असाइन। ओके, अब असाइन कैसे करना है आपने, कि लाइक जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास के दिस इज एडम्स रो, दिस इज ब्राउन्स रो, दिस इज कूपर रो। ओके, आपने बेशक रो वाइज स्टार्ट कर ले, बेशक कॉलम वाइज। लेट्स से रो वाइज हम स्टार्ट करते हैं। जो आपके पास 0 मिलता है ना, ओके, अगर तो एक है दैट्स फाइन, अगर 2 है तो आप ऑल्टरनेटिवली किसी एक को पिक कर सकते हैं। जैसे एडम है, एडम की रो के अंदर जस्ट 1 0 है, दैट इज दिस वन। जी, ठीक है, विच इंडिकेट्स कि हम एडम को प्रोजेक्ट नंबर 3 असाइन कर रहे हैं। ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि x1 3 को हमने कर दिया 1। ठीक है जी। सो दैट इंडिकेट्स कि अब इस पूरी रो के अंदर और कोई भी एलिमेंट 1 नहीं हो सकता। मीन x1 1 1 नहीं हो सकता, x1 2 1 नहीं हो सकता। सो इसका मतलब ये है कि जब हमने एडम को प्रोजेक्ट 3 असाइन कर दिया तो अब हम प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 एडम को असाइन नहीं कर सकते। ठीक, दैट इंडिकेट्स कि हम इस रो को अब कैंसिल कर देंगे, विच मीन्स के एडम को और कोई प्रोजेक्ट असाइन नहीं किया जा सकता। सो बाकी बच गए 2।
सो ब्राउन में अगर हम आते हैं तो ब्राउन में आपके पास आइदर यू कैन असाइन द फर्स्ट और आइदर यू कैन असाइन द सेकेंड। ठीक है जी। जी जी बिल्कुल। ठीक है। बट अगर हम ब्राउन को फर्स्ट वाला असाइन करेंगे तो कूपर को फिर हम कोई भी प्रोजेक्ट असाइन नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ब्राउन को हम सेकंड वाला प्रोजेक्ट असाइन कर देंगे जी बिल्कुल ठीक। और इसी तरीके से कूपर को हमने थर्ड। सो जीरो, जहां पे जीरो है, जीरो की बेसिस के ऊपर आपने असाइनमेंट करनी है। ठीक, क्योंकि अगर हम ब्राउन को फर्स्ट कर देंगे तो फिर थर्ड ऑलरेडी असाइन हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। So, इस बेसिस के ऊपर हमने असाइन करना है। और ये जो यहाँ पे एक्चुअल टेबल के अंदर यहाँ पे वैल्यूज हैं, लाइक कूपर की, ब्राउन की और एडम की। सो एक्चुअल टेबल हमारे पास क्या था, दिस वन, दिस वन। जी इट मीन जो टोटल कॉस्ट हमें इस असाइनमेंट की आएगी वो 9 प्लस 10 प्लस 6, दैट इज 19, नहीं सॉरी, दिस वुड बी 25। 25 हमें जो है वो टोटल असाइनमेंट कॉस्ट आएगी अगर हम इसके मुताबिक चलते हैं। अच्छा ठीक है, ये मिनिमाइज्ड कॉस्ट है, जी, ठीक। दैट वुड बी द मिनिमाइजेशन। अगर आप और कोई भी करोगे तो वो 25 से ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है ठीक हो जी। गया। ये है हंगेरियन मेथड। अदरवाइज आप इसी प्रॉब्लम को ब्रांच एंड बाउंड से भी सॉल्व कर सकते हो, जो कि इंटीजर प्रोग्रामिंग का एल्गोरिथम है। ठीक है, वो जी जब जी। आप देखेंगे उसको उसको सॉल्व करेंगे तो वहां पे भी मैं आपको बता दूंगा। सो असाइनमेंट प्रॉब्लम का आप ब्रांच एंड बाउंड प्रॉब्लम से, या और एल्गोरिथम्स भी हैं उनसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, जो कि इंटीजर प्रोग्रामिंग के एल्गोरिथम्स है। क्लियर? जी ठीक है। अगर मैं अब मैथमेटिकली आपको बताना चाहूं तो इसका मतलब ये हो गया कि x11 मस्ट बी जीरो, x12 मस्ट बी जीरो, x13 वुड बी इक्वल टू 1। जी ठीक है। ठीक है जी। और ब्राउन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, x21 इज इक्वल टू 0, x22 इज इक्वल टू 1, x23 इज इक्वल टू 0। और कूपर के परस्पेक्टिव से x3 इज इक्वल टू 1, x32 0 है, x33 भी 0। ठीक हो गया। ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल। ईच रो और ईच कॉलम मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। सो वो जो कंस्ट्रेंट हमने लगाई थी वो फुलफिल हो रही है। जी ठीक हो गया। ठीक है जी। ओके, अब हमारे पास कुछ इसके स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस के अंदर क्या लिया जाता है कि हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। अनबैलेंस से मुराद ये है कि जितनी प्रोजेक्ट्स हैं उतने बंदे नहीं है हमारे पास। लेट्स से हमारे पास टोटल 4 प्रोजेक्ट्स हैं बट बंदे 3 हैं। तो फिर हम क्या हम्म, करेंगे, हम उस अनबैलेंस प्रॉब्लम को बैलेंस बनाएंगे। बैलेंस बनाने के लिए फिर हम क्या करेंगे कि हम एक डमी पर्सन प्रॉब्लम के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे विद जीरो कॉस्ट। ये तो वो लॉजिकल होगा कि भाई विद जीरो कॉस्ट डमी। हाँ, वो मैथमेटिकली हम उसको सॉल्व कर लेंगे। सो बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वी नो दैट कि वो वाला प्रोजेक्ट किसी भी बंदे को असाइन नहीं किया जाएगा। जी जी। बट मैथमेटिकली उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये आंसर आ जाएगा कि जो रिमेनिंग 3 है वो कौन सा प्रोजेक्ट कौन से बंदे को असाइन किया जाए यूजिंग दिस एल्गोरिथम। अच्छा मतलब बाकी तीन, ठीक जी, ठीक ठीक। ठीक है जी। So that is the logic behind the unbalance. It could be possible कि we have 3 projects but we have the 4 persons. So हमने ये देखना है कि हम कौन से पर्सन को कौन सा प्रोजेक्ट असाइन करेंगे हमारे पास जो मिनिमम कॉस्ट है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक डमी प्रोजेक्ट ऐड कर लेंगे विद जीरोस कॉस्ट। अच्छा तो उस केस में फिर ज्यादा लॉजिक बन जाती है। बिल्कुल। सो व्हाटएवर जो भी आपके पास सिचुएशन आ जाए, अनबैलेंस्ड, वो रो वाइज भी हो सकती है, वो कॉलम वाइज भी हो सकती है, तो हम जीरो कॉस्ट के अकॉर्डिंग उसको एंटर करके तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड वी नो दैट कि जो डमी को अगर कोई चीज असाइन है तो वो बेसिकली असाइन नहीं है, वो अनयूज्ड रहेगी। ठीक बिल्कुल। ठीक है जी। ओके, बाकी सॉल्व करने का मेथड वही का वही रहेगा। अच्छा ठीक ठीक हो है, गया, सिर्फ बस इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बिल्कुल। ओके, इट कुड बी पॉसिबल कि आपके पास जो ऑब्जेक्टिव है वो मैक्सिमाइजेशन केस हो। अगर मैक्सिमाइजेशन केस है तो आप ये एल्गोरिथम ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम मैक्सिमाइजेशन केस को पहले मिनिमाइजेशन केस में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा जी। ठीक है। सो यू नो दैट वो हम कैसे कर सकते हैं
कि अगर आपके पास यहाँ पे जो है, क्योंकि ये जो टेबल हमें दिया गया था, दिस वाज द कॉस्ट, जी ठीक है, अगर ये प्रॉफिट की फॉर्म में है तो इट मीन हमने इसको कॉस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये प्रॉफिट की फॉर्म में है तो फिर -1 से मल्टीप्लाई करें। बिल्कुल, तो वो कॉस्ट फॉर्म में हो जाएगा एंड द रेस्ट फार्मूला वुड बी द सेम। वो कॉस्ट में कैसे हो जाएगा कि नहीं? आपने मैक्सिमाइजेशन केस है ना, तो आपने जी उसको जी। मिनिमाइजेशन केस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? अच्छा अच्छा ठीक है जी, ठीक है, माइनस से कर दें। हाँ, माइनस से मल्टीप्लाई करो और देन यू कैन सॉल्व इट। ठीक है जी। ठीक है। ओके, बाकी एल्गोरिथम सेम है। ओके, अच्छा मल्टीपल ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन से क्या मुराद है कि इट माइट बी पॉसिबल कि आपके पास जो असाइनमेंट, जब इन द एंड हम असाइनमेंट कर रहे हैं, तो वो आपके पास मल्टीपल असाइनमेंट पॉसिबल हो, जैसे इसी प्रॉब्लम के अंदर अवेलेबल नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं, ये असाइन हो गया, हाँ जी, इसमें नहीं है पॉसिबल। बहरहाल, जब हम इन द एंड असाइन कर रहे होते हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल कि ऐसी सिचुएशन बन जाए कि सपोज जैसे यहाँ पे एडम्स की यहाँ पे भी 0 होता, जी जी। ठीक है, तो हम एडम को या प्रोजेक्ट 1 या प्रोजेक्ट 3 असाइन कर सकते थे। सपोज हमने एडम को प्रोजेक्ट 3 ही असाइन कर दिया, ठीक। ठीक है, और ब्राउन को हमने प्रोजेक्ट 2 असाइन कर दिया, जी जी। ठीक है, क्योंकि कूपर के यहाँ पे 0 0 पड़ा हुआ है और एडम के भी हमने सपोज किया कि यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे भी 0 है। सो आपके पास ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है कि आप चाहे एडम को प्रोजेक्ट 1 असाइन कर दो, चाहे प्रोजेक्ट 3 असाइन कर दो, और इसी तरीके से कूपर में चाहे आप प्रोजेक्ट 1 असाइन कर दो, चाहे प्रोजेक्ट 3 असाइन कर दो, योर आंसर विल बी द सेम। सेम। ठीक हो गया। ठीक है जी। सो दैट इज बेसिकली द मैक्सिमम मल्टीपल ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। ठीक। और सर ये जो हमने अभी एग्जांपल सॉल्व की, हमने मैक्सिमाइजेशन की सॉल्व की है नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट। हमने मिनिमाइजेशन की सॉल्व की है, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, जी 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 जी, ठीक है मेरे। ठीक है। ओके, और लास्ट हमारे पास जो स्पेशल केस हो सकते हैं वो होता है प्रोहिबिटेड असाइनमेंट्स। प्रोहिबिटेड असाइनमेंट से क्या मुराद है कि हम कहते हैं कि ओके, ये वाला जो पर्टिकुलर जॉब है ना, वो आप इस मशीन को असाइन नहीं कर सकते, मीन प्रैक्टिकली ये वाली जॉब इस मशीन पे परफॉर्म नहीं की जा सकती, या ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो हम इस पर्सन को असाइन नहीं कर सकते, तो हम कह देते हैं कि ओके, ये प्रोहिबिटेड असाइनमेंट है। क्लियर? बिल्कुल। तो उसको फिर डील हम कैसे करते हैं कि जब हम कॉस्ट मैट्रिक्स डेवलप करते हैं, सपोज हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि एडम को आप सेकंड प्रोजेक्ट असाइन नहीं कर सकते, whatever the reason is, वो could be political हो सकती है, could be technical हो सकती है, whatever the reason is। ठीक। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि जब हम इसका कॉस्ट मैट्रिक्स डेवलप करेंगे, तो हम एडम और जो प्रोजेक्ट 2 है, यहाँ पे उसकी एक्चुअल कॉस्ट लिखने की बजाय एक बहुत बड़ा लार्ज नंबर असाइन कर देंगे, जिसको हम कहते हैं एम नंबर, बिग एम नंबर। अच्छा ठीक है, कुड बी दैट वुड बी इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, ताकि आप उस वाले एडम प्रोजेक्ट को जो है उस पर्सन को असाइन ना कर सको। अच्छा ठीक हो ठीक है, गया। और बाकी एल्गोरिदम जो है वो आपका सेम रहेगा। ओके सर ठीक हो गया। ठीक है ना, क्योंकि जाहिर बात है जब आप एक लार्ज नंबर में से एक स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो आपके सोल्यूशन के ऊपर भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, लेट से इवन 1000 ये अगर मैं ले लेता हूँ। हाँ, तो भी ठीक है, बट यू हैव टू सिलेक्ट अ वेरी लार्ज नंबर। ठीक है, ताकि एल्गोरिदम जो भी माइनस प्लस होता है जो उसमें हाँ, चेंज ना हो। ना है। ठीक। इज इट क्लियर द स्पेशल केसेस? जी बिल्कुल। इसके आपने हाथ से एक दफा क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, फिर आपको मजीद क्लैरिटी होगी। सो अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। मैं लाजमी इंशाल्लाह कल जरूर जी। करूँगा। ओके, ये बेसिकली जो है वो कॉस्ट दिया गया, बेसिकली उसी प्रॉब्लम को विद एक्सेल सॉल्व किया हुआ है। अच्छा अच्छा सो आप ठीक। चेक कर लीजिएगा, अगर
एक्सेल में वैसे करना तो होता है, अगर आप थोड़ा अच्छा चलिए ठीक है, मैं देख लूंगा कि ये नहीं, इसको। अगर कहते हैं तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये अगर बेसिकली एक्सेल सॉल्वर का पता होगा आपको। जी जी, मैंने यूज थोड़ा बहुत किया। जी। ओके, इसमें हमारे पास क्या है, उसी प्रॉब्लम को हमने क्या किया है एक्सेल के अंदर, उसी मैट्रिक्स फॉर्म को हमने लिख लिया। अच्छा जी, ठीक होगी। ठीक है जी। ओके, नीचे हमने एक और मैट्रिक्स एज इट इज उसी ऑर्डर का बना लेना, मतलब जैसे ये 3 by 3 का है तो हमने 3 by 3 का ही ऑर्डर बना लिया। और हमने क्या अच्छा कर दिया कि सिंपली हमने उन सेल्स को जो है वो ये वाले जो सेल्स हैं उनको एम्प्टी रख लिया। ठीक है, इन सेल्स को, क्योंकि ये वाला अच्छा। जो है ये तो बराबर है, ये जो लिखा हुआ है इक्वल टू B1 मीन दैट इज इक्वल टू प्रोजेक्ट 1, इक्वल टू C9 मीन दैट इज इक्वल टू प्रोजेक्ट 2 मीन, वो एज इट इज वो टर्म्स लिखी आ जाए। ठीक। ठीक है। और इक्वल टू A10 का मतलब है दिस इज इक्वल टू एडम्स, इक्वल टू A1 का मतलब ये है कि A11 का इट मीन दिस इज इक्वल टू ब्राउन, दिस इज इक्वल टू कूपर। ठीक है, ठीक। और फिर हमने कह दिया कि ये वाली रो का जो सम है, ठीक है, वो हमने जी। बेसिकली कंडीशन लगानी है कि दे मस्ट बी इक्वल टू 1। सो हमने रो वन। वाइज भी सम कर लिया और हमने कॉलम वाइज भी सम का फार्मूला लगा दिया। ओके, सही होगी जी। ठीक है जी। ओके, अब हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो हमने टोटल कॉस्ट का फार्मूला लिख दिया इक्वल सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट किसकी करनी है कि ये वाला दिस सेल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। सो बेसिकली हमने इस पूरे के पूरे को, ठीक है, जी जी। फ्रॉम B10 टू D12, ठीक है, जी दिस इज B10 टू D12, जी। मल्टीप्लाई करना है फ्रॉम B16 टू जी जी। B18। ठीक हो गया जी। ठीक है जी, वो इनको 1 by 1 मल्टीप्लाई करेगा और जो है वो सम करेगा, क्योंकि दिस इज बेसिकली द कॉस्ट, दिस इज एक्चुअली द डिसीजन वेरिएबल वैल्यू। सो बेसिकली इन द एंड वो क्या करेगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 1, 14 मल्टीप्लाई बाय 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 0, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड सो ऑन। लेकिन भाई हमने 100 आइडेंटिटी किस लॉजिक से बनाया? ये वो सॉल्वर खुद निकालेगा ओह अच्छा, इन द एंड आएगा, ठीक इन द ठीक एंड। ठीक। ठीक है जी। ओके, लेट मी शो यू। मैंने एक्चुअली वो एक्सेल की फाइल डाली नहीं थी तो मैं इसलिए जरा और ठीक है कि भाई नहीं नहीं, जी। कोई कोई इशू नहीं है, मैं आपको एक सेकंड मुझे दे। जी जी, श्योर श्योर। मेरे ये देखिए, ये नजर आ रहा है। जी जी, मुझे नजर आया। ओके, ये बेसिकली वही मैंने डेटा एज इट इज एंटर किया हुआ है। ठीक है, अच्छा। दिस इज बेसिकली एडम ब्राउन एंड कूपर और दिस इज बेसिकली प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट 3। और फिर हमने एज इट इज उसी के इक्वलेंट उसी के अकॉर्डिंगली हमने नीचे एक असाइनमेंट वाला टेबल बनाना है जो हमें एक्सेल सॉल्वर बेसिकली कैलकुलेट करके देगा। सो ये तो मैंने एज इट इज लिख लिया, बट ये वाले हमारे डिसीजन वेरिएबल्स आ गए 9, x11 x12 x13 x21 x22 x23 और x31 x32 x33, ये हमारे लिए सॉल्वर सॉल्व करेगा। ठीक। ठीक है जी। और हमने क्या किया, हमने रो वाइज सम कर लिया। ये मैंने जस्ट फॉर्मूला लगाया,
ठीक है, ठीक मैंने फॉर्मूला लगा दिया इक्वल सम फ्रॉम दिस टू दिस, और इसी तरीके से मैंने कॉलम में लगा दिया। ठीक। ओके, और मैंने क्या किया फिर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, ये वाले सेल्स, ठीक है, जी और ये वाले जो सेल्स है इनको आपस में इक्वल सम प्रोडक्ट के अंदर रख दिए। ठीक हो गया। ठीक है जी। ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है डेटा में, देखो सॉल्वर, जी ठीक है जी। ओके, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। सो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक। ठीक है, ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, सो वी विल सेट मिनिमाइज। जी ठीक। ठीक है, बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल का क्या मतलब है, डिसीजन वेरिएबल। सो डिसीजन वेरिएबल्स कौन से हैं, दिस वन, दिस वन जी ठीक। फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक ठीक ठीक। है जी, वो डिसीजन वेरिएबल्स हैं। ओके, हमारी कंस्ट्रेंट्स के दो कंस्ट्रेंट्स हैं, वो टू कंस्ट्रेंट्स के हैं कि जी ईच रो वाइज आपका जो सम है वो इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, जी जी। मैंने क्या किए, हमने ये ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मूलाज लगाए हुए हैं सम के, तो मैंने इनको तमाम के तमाम को सिलेक्ट कर लिया, अच्छा। E12, E13, E14, दिस वन। बजाय इसके कि मैं वन बाय वन तमाम के तमाम कंस्ट्रेंट्स लगाता, तो एक्सेल में हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो मैंने इन तमाम को सिलेक्ट किया और इक्वल टू 1 कर दिया। ये करके दिखा दो, अम, ये ठीक। एक सेकंड में आपको करके दिखा दो। ये हमने कंस्ट्रेंट ऐड करनी है, सो वी विल से ऐड चेंजिंग सेल से क्या मराद है, लाइक करने को मैं ये भी कर सकता हूँ, दिस इक्वल टू 1। वन ठीक ठीक ठीक। ठीक है जी, फिर दिस हम्म, इक्वल टू 1। वन, ठीक 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 है, ठीक। तो ये हमें 1 बाय 1 करना पड़ेगा, सो दैट्स नॉट गुड। तो बेटर अप्रोच क्या है, ओहो, ठीक टोटल को सो बेटर अप्रोच हमारे पास ये है कि एक साथ सेलेक्ट एक ही करना। साथ हम ऐड कर लें, क्योंकि वो हमारे पास ऑप्शन है। सो एक ही साथ का मतलब ये है कि ये सारे के सारे भी इक्वल टू 1 हो, और ये सारे के सारे भी इक्वल टू 1 हो। ठीक। ठीक है जी। ओके, बिल्कुल। फर्दर हमने क्या कह दिया कि मेक अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल मीन दे मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए। ठीक है, ठीक। और ये सॉल्विंग, ये लेस देन इक्वल टू वन नहीं कर सकते क्यों भाई? नहीं नहीं, लेस देन और इक्वल टू 1 नहीं हम कर सकते, एग्जैक्टली इक्वल टू 1। एग्जैक्टली इक्वल टू 1 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम ये रो के ऊपर लगा रहे हैं, और जो मैथमेटिकल फार्मूला है या मैथमेटिकल कंडीशन है वो हम ये कह रहे हैं कि ईच रो मस्ट बी इक्वल टू 1। सो अगर हम लेस देन और इक्वल टू 1 करेंगे तो वो हम उसको कह लें कि प्योर जरा फ्लेक्सिबल सा कर रहे हैं। सो फ्लेक्सिबल नहीं करना, आपने रिजिड रहना है, क्योंकि आप ये चाह रहे हो कि ईच रो मस्ट बी असाइंड टू ईच कॉलम। ठीक है, सिंगल ठीक। कॉलम, दैट्स व्हाई। सो अब आपने ये काम करना है और सिंपली सॉल्व कर देना है, तो वो आपको जो है वो कैलकुलेट करके दे देगा। मीन ये वाली जो वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके देगा। ठीक ठीक। ठीक है, प्रेस जबरदस्त। कर दें और ये 25 आ जाएगा आपके पास। ठीक जबरदस्त हो गए तो ठीक। ठीक है, ठीक। जी ठीक है हकीम भाई, फिर आप हकीम भाई ठीक है, फिर आप अपलोड इसको जब आप कर दीजिएगा बाद में जब भी जी टाइम। जी जी जी, ये मैं कर दूंगा एक्सेल को। अ, हकीम भाई ये स्लाइड्स आपने पहले भी शेयर की थी, आप ये भी शेयर कर देंगे ये असाइनमेंट वाली? कोई इशू नहीं है जी, मैं अभी अभी कर देता हूँ आपको। आपकी बड़ी हकीम भाई मेरी स्लाइड्स बहुत कंफ्यूजिंग और आपकी बड़ी टू द पॉइंट है। हंगेरियन मेथड में बहुत इसको डिफिकल्ट समझता था, हाँ, लेकिन नहीं नहीं, आप स्लाइड्स थोड़ी इजी आसान समझ आ जाती। सही है। वो मे बी वो इस वजह से है क्योंकि वो मोस्टली टीचर्स जो है वो बुक की बनी बनाई ले लेते हैं, मैं जरा खुद बना लेता हूँ। जी जी यकीन करें मेरे में तो जो हंगेरियन मेथड था उसकी बिल्कुल समझ नहीं आती थी, क्योंकि वो बहुत ऑपोजिट तरीके से चल रहे होते थे, लेकिन माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी आपने बनाई। चल, थैंक यू जी।
ठीक है हकीम भाई, इंशाल्लाह फिर कमिंग वीक तो नहीं, फिर जब भी आप फ्री हो, बस मैं सैटरडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मक्का शरीफ में हूँगा और संडे को मैं वापस यूनिवर्सिटी आ जाऊंगा। ओके ओके ओके, तो हम अब यहीं पे स्टॉप कर दें या हम ट्रांसपोर्टेशन कर लें? श्योर, मैं तो बिल्कुल अवेलेबल हूँ जी, अगर करते हैं मैं बिल्कुल। चले हम ट्रांसपोर्टेशन जो है वो थोड़ा सा उसको टच कर लेते हैं आज। जी जी। ओके, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ये बेसिकली इसको आप कह सकते हैं दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है जी। सही। जबकि असाइनमेंट प्रॉब्लम भी स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, बट दैट इज प्योर इंटीजर प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने कहा कि वो बेसिकली बाइनरी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है या 0-1 प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, जो दैट इज द ब्रांच ऑफ इंटीजर प्रोग्रामिंग, और यू कैन से द पार्ट ऑफ इंटीजर प्रोग्रामिंग। जी बट ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, दिस इज अ स्पेशल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। सो इसमें भी आपके पास वही आई रोज और जे कॉलम्स होंगे, बट यहाँ पे आई हम कह देते हैं दीज आर द सोर्सेस। ठीक है, और जेज आपके पास क्या डेस्टिनेशंस है। लाइक आपने अपने किसी प्लांट से मार्केट्स में प्रोडक्ट को सेंड करना है, प्लांट से वेयर हाउसेज में प्रोडक्ट को सेंड करना है, वेयर हाउसेज से प्लांट्स में प्रोडक्ट सेंड करनी है, या मल्टीपल सप्लायर्स आपके प्लांट्स को प्रोडक्ट सेंड कर रहे हैं। ठीक है, और आपका जी। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट, कि हम कौन से प्लांट से कौन सी मार्केट पे कितनी क्वांटिटी सेंड करें कि हमारी जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है दैट शुड बी मिनिमाइज्ड। कौन से प्लांट ठीक। पे कौन से वेयर हाउस में कितनी क्वांटिटी सेंड की जाए कि टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मस्ट बी मिनिमाइज्ड। ठीक है जी। ठीक। सो दैट इज बेसिकली अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स बेसिक इशू। ठीक है, और ये कॉमोडिटी जो। कौन सा कमोडिटी मींस बेसिकली कौन सी चीज शिप की जा रही है। मिसल जैसे अच्छा प्लांट अच्छा। से मटेरियल में कुड बी फिनिश गुड फिनिश प्रोडक्ट आप कर रहे हो, वेयर हाउस से प्लांट में मे बी रॉ मटेरियल आप जो है वो सेंड कर रहे हो। जी। ठीक है, ठीक। जस्ट एग्जांपल के तौर पे। ओके, अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को जब हम मैथमेटिकली जो है वो लिखेंगे, तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या कर लिया, उसको ग्राफिकली इंडिकेट कर दिया कि वी मे हैव एम सोर्सेस जहां से हम प्रोडक्ट को जो है वो डेस्टिनेशंस को सप्लाई कर रहे हैं। वो सोर्सेज आपके प्लांट्स हो सकते हैं, वो सोर्सेज आपकी फैक्ट्रीज हो सकती हैं, वो सोर्सेज आपके सप्लायर्स हो सकते हैं, वो सोर्सेज आपके जो है वो वेयर हाउसेज हो सकते हैं। सो डेस्टिनेशन जो है वो मार्केट्स हो सकती हैं, कुड बी वेयर हाउसेज हो, कुड बी आपके प्लांट्स ही हो, क्योंकि सप्लायर आपके जो है वो प्लांट्स को प्रोडक्ट सेंड कर रहे हैं। ठीक है, या प्लांट से आप वेयर हाउसेज पे सेंड कर रहे हैं। सो ईच सप्लायर जो है उसकी अपनी एक सप्लाई कैपेसिटी होगी, ईच सोर्स की, और ईच डेस्टिनेशन की अपनी एक डिमांड होगी। डिमांड होगी जी, बिल्कुल। ठीक है, और जब हम क्योंकि हम यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि फ्रॉम ईच सोर्स आप तमाम की तमाम डेस्टिनेशंस के ऊपर प्रोडक्ट को सेंड कर सकते हो। अच्छा ठीक। ठीक है जी। सो दैट इज बेसिकली assumption। फिलहाल हम ये नहीं कह रहे कि सोर्स वन सिर्फ 1 और 2 को ही सेंड कर सकते हैं, एन को या 3 को नहीं सेंड कर सकता, वो स्पेशल केस आ जाते हैं। सो फिलहाल हम ये assumption लेके चल रहे हैं कि फ्रॉम ऑल द सोर्सेज वी कैन सेंड द प्रोडक्ट टू ऑल द डेस्टिनेशंस। ठीक। ठीक है जी। ओके, अब हमारे पास क्या जहरी बात है कि जब हम सोर्स वन से सोर्स सॉरी डेस्टिनेशन वन के ऊपर प्रोडक्ट सेंड करेंगे, तो हमें क्या देखना है कि सोर्स वन की कैपेसिटी क्या है, जिसको हमने A1 से इंडिकेट कर दिया, और डेस्टिनेशन वन की डिमांड कितनी है। डिमांड कितनी, ठीक 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 है बिल्कुल। जी। एंड ऑब्वियसली हमें ये देखना है कि हमने इसकी डिमांड को फुलफिल करना है, सो हम सोर्स वन से इसकी डिमांड को कितना फुलफिल कर सकते हैं, सोर्स टू से कितना फुलफिल कर सकते हैं, या सोर्स एम से कितना कर सकते हैं। तीनों सोर्सेस से, ठीक जी, है। मे बी वो एक ही सोर्स से फुलफिल हो जाए, मे बी टू से हो, मे बी मल्टीपल से हो। ठीक है। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक है। है। ओके, और हमारे पास क्या है कि जो इसकी रो है ये C11 इंडिकेट कर रही है कि जब हम सोर्स वन से डेस्टिनेशन वन के ऊपर कितनी क्वांटिटी सेंड करें, जिस क्वांटिटी को हमने X11 का नाम दिया,
कि हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए। सो पर यूनिट कॉस्ट हमने क्या कह दिया, दैट इज C11, कि अगर आप सोर्स 1 से डेस्टिनेशन 1 के ऊपर जो है वो सेंड कर रहे हो क्वांटिटी को, तो आपके पास कॉस्ट कितनी आएगी। अच्छा इसी ठीक तरीके है। से सोर्स 1 से जब आप डेस्टिनेशन 2 पे सेंड करोगे तो वो क्या आएगा, C12। ठीक जी बिल्कुल। ठीक है जी, और क्वांटिटी क्या आ जाएगी, X12। X12 जी बिल्कुल। ओके। ओके, अब हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहे हैं। सो मैथमेटिकल फॉर्म में हम अगर जब लिख रहे हैं तो उसका हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, मिनिमाइजिंग द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है जी। ठीक। सो यहाँ पे आई जो है वो हमारे सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम मीन टोटल नंबर ऑफ सोर्सेस, तो 1 to m। ठीक है जी, 1 to m सोर्स हो गए। जी जी। जे जो है वो यहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो 1 to n हमारी डेस्टिनेशन हो गई। सो ठीक। सोर्स आई से सोर्स जे पे जाने के लिए कॉस्ट कितनी है, और हम सोर्स आई से सोर्स जे पे कितनी क्वांटिटी सेंड कर रहे हैं, दैट इज द टोटल कॉस्ट। ठीक। ओके। सब्जेक्ट टू हमारी दो कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट्स क्या है कि फ्रॉम ईच जो आपके पास सोर्स है उसकी अपनी एक कैपेसिटी होगी। फॉर ऑल द सोर्सेज वी हैव अ पर्टिकुलर कैपेसिटी। ठीक है। और हमने जो मीट करना है वो दैट इज द डिमांड ऑफ द jth डेस्टिनेशन। अच्छा ठीक ठीक। है। सो हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास क्या है कि जी जो सम ऑफ क्वांटिटी है दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द सप्लाई, और यू कैन से द कैपेसिटी। और जो डिमांड है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिमांड होनी चाहिए। हकीम भाई इसकी समझ नहीं आई। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली आप ये कह ले कि दैट इज इक्वल टू X11 जी plus जी। X12 plus X13 and so on up to equal to less than or equal to A1। ठीक ठीक है। है। इसी तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको ओपन करूं, लाइक इस कंस्ट्रेंट को अगर मैं ओपन करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, फॉर ईच आई। सो आई आपका फिक्स है, जी जी। जे आपका वेरी करेगा। लाइक जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, X1, जी जी। that टू। one indicates source 1। okay, this is source 1। ओके। जी जी। और J के डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और J को हम सम कर रहे हैं, तो इट मीन X11 X1 प्लस X12 प्लस X13 प्लस X1n ठीक जी बिल्कुल। लेस देन और इक्वल टू होगा S1। इसी तरीके से फॉर S2, इसी तरीके से फॉर S3। सो वो जितनी आपके पास सोर्सेज हैं उतनी कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगी। ठीक है। इसी तरीके से फिर डेस्टिनेशन के लिए, कि अब हम क्या कह रहे हैं, फॉर J इज इक्वल 1, जब J 1 है तो X आई, आई जो है वो वेरी कर रहा है कि फ्रॉम सोर्स आई टू डेस्टिनेशन 1, सोर्स 2 टू डेस्टिनेशन 1, सोर्स 3 टू डेस्टिनेशन 1। सो X11 X21 X31 X41 एंड सो ऑन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए फॉर D1 D2 D3 जितने आपके डेस्टिनेशन। अच्छा ठीक। ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यहाँ पे 4 सोर्सेज हैं और 4 ही डेस्टिनेशन हैं, तो यहाँ पे टोटल कितनी कंस्ट्रेंट्स बनेगी, 8। जी 8 ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि 4 ही आपकी सोर्सेज की कंस्ट्रेंट्स बनेगी और 4 ही आपकी डेस्टिनेशन की कंस्ट्रेंट्स बनेगी। बिल्कुल। ठीक है जी, जी ये बिल्कुल। क्लियर है आपको। जी ये क्लियर। ठीक है। सो ये नीचे मेंशन भी है, एम एन। एम मींस यहाँ पे नंबर ऑफ सोर्सेज को इंडिकेट कर रहा है, और एन मीन नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगर आपने टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स निकालने हैं तो m इंटू एन। सो m इंटू एन, अगर 4 ही सोर्सेज है 4 ही डेस्टिनेशन है, तो इट मीन टोटल 16 वेरिएबल्स बन जाएंगे। अच्छा और ठीक। कंस्ट्रेंट्स कितनी बन जाएंगी, नंबर ऑफ सोर्सेज प्लस नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस, वो आपकी टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स बन जाएंगी। ठीक। ठीक है, नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स को इग्नोर करते हुए, उसको हमने ठीक। इनकॉर्पोरेट नहीं किया।
Okay, this is basically the transportation problem in terms of linear programming problem. ठीक है. ओके, अभी ये जो प्रॉब्लम मैंने जब इसको फॉर्मुलेट किया ना, दिस इज कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. अनबैलेंस इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हम इसको जब प्योर स्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, हमने इसको फ्लेक्सिबल रखा हुआ है. इट कुड बी लेस देन और ग्रेटर देन फॉर्म है. ठीक है. सही. अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एग्जैक्टली इतनी सप्लाई करनी है और एग्जैक्टली इतनी डिमांड को फुलफिल करना है, मीन अगर मैं इन इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट कर दूं, जी जी, ठीक है जी, लाइक दिस, कि जो टोटल सप्लाई है दैट मस्ट बी इक्वल टू टोटल डिमांड. ठीक है. तो मैं अपनी वो जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जो ये लेस देन और इक्वल टू थी और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू थी, और उनको मैं कन्वर्ट कर दूं इक्वल में. जी जी. तो ये मेरा प्रॉपर स्टैंडर्ड बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बन जाएगा. ठीक है. इन कंस्ट्रेंट्स की बजाय मैं यहाँ पे इक्वालिटी जो है वो प्लेस कर दूं, तो ये मेरा फिर बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहलाएगा. सही. जो कि जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अपने स्पेशल एल्गोरिथम्स हैं, तो हम उनमें ये बैलेंस्ड वाली कंडीशन को लाजमन रखते हैं. अच्छा. बट लीनियर प्रोग्रामिंग में सॉल्व करते वक्त या प्रैक्टिकलिटी को अगर देखा जाए तो माइट भी पॉसिबल उसमें फ्लक्चुएशन आ सकती है, बट ये हमारी मेन अजम्पशन होती है कि आपका प्रॉब्लम मस्ट बी बैलेंस्ड होना चाहिए. राइट. ठीक. टोटल सप्लाई मस्ट बी इक्वल टू टोटल डिमांड हो, स्पेशली जब हम इसको इनके अपने एल्गोरिथम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहे हो. ठीक. ठीक है. ओके, अब ये हम इसको वी टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं. सो टेबुलर फॉर्म में हम कैसे लिख रहे हैं कि वी हैव द sources, m sources, we have the n destinations. So each source has some supply, or you can say the capacity. So वो supplies यहाँ पे आ गई. ठीक है जी. और each destination has some demand, so वो demands यहाँ पे आ गई. ठीक है. क्योंकि हमने बैलेंस्ड का है तो that is the total supply must be equal to total demand. टोटल सप्लाई. जी. ठीक है जी. ओके, जब हम सोर्स 1 से डेस्टिनेशन 1 पे कोई चीज सेंड कर रहे हैं तो वो क्वांटिटी क्या आ गई, x11. जी जी. और जब हम सोर्स 1 से डेस्टिनेशन 1 पे सेंड करें तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी आएगी, तो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया c1. जी जी. एंड सो ऑन. सो ये हमारा पास यू कैन से द बेसिकली टेबुलर फॉर्म आ गई उसी मैथमेटिकल फॉर्म की. ठीक है जी. और ये वही डेफिनेशन दी हुई है जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है और अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है. सो बेसिकली जब टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड हो तो वो बैलेंस्ड है, और जब ये इक्वल नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड बन जाता है. ठीक है जी. ओके, सो ये अब एक हमारे पास एग्जाम्पल है. चले हम इसको अब यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं और फिर यहीं से नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं. अच्छा जी जी. ये ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है जी. सो ट्रांसपोर्टेशन में मैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेट ये वाले 3 मेथड कर रहा हूँ फॉर फिजिबल. आई थिंक सो आपके भी यही है, नॉर्थ वेस्ट, लीस्ट कॉस्ट और वॉगल्स. जी एग्जैक्टली. ठीक है ये. चले ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम इनको लेके चलेंगे. हकीम भाई ठीक है, फिर अगले वीकडेज में भी आपको जो सूट करे आप मुझे फिर बता दीजिए. श्योर जी, जरूर.